Hello everyone, welcome back to the online lectures of basic electrical engineering. In the last video we have started with three phase induction motor. Three phase induction motor हम start कर चुके हैं last video से और हमने last video में introduction and construction part of three phase induction motor को cover किया था. Today the topic of discussion is production of rotating field. Production of rotating field. This is the topic of discussion today. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करें तो जब भी हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं थ्री फेज सप्लाई से, तो उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, राइट। उसी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, उसी रोटेटिंग फील्ड की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसमें स्टेटर की हेल्प से रोटर को रोटेट होने में हेल्प मिलती है, इसीलिए इसका नाम रोटेटिंग फील्ड भी रखा गया है। और चूंकि इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसी वजह से इंडक्शन मोटर जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग मशीन होती है, उसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की, एक्सटर्नल मींस की जरूरत नहीं पड़ती है स्टार्ट करने के लिए। एंड इस फील्ड को रोटेटिंग फील्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि स्टेटर के जो पोल्स हैं वो स्टेशनरी नहीं होते हैं, वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं, राइट। तो दैट इज वाई ये जो रोटेटिंग फील्ड है इसको रोटेटिंग फील्ड कहा गया है। इस फील्ड को, इस मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग फील्ड कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी हम थ्री फेज वाइंडिंग पे सप्लाई लगाते हैं, थ्री फेज वाइंडिंग का, थ्री फेज सप्लाई का सिंपल सा मीनिंग है कि ऑल द थ्री फेजेस आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। सो तीनों वाइंडिंग में जो सप्लाई लगेगी वो 120 डिग्री से अपार्ट होगी, राइट। एंड साथ ही साथ उन तीनों में जो भी करंट फ्लो होगा दैट विल आल्सो बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बाय 120 डिग्री, राइट। नाउ लेट अस अज्यूम दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच conductor, each winding, each phase, right? And that all the three coils produce three equal magnitude fluxes which are displaced with one another by 120 degree, right? तो उन फ्लक्सेस को हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से कि फर्स्ट कॉइल से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू phi 1 and phi 1 is equals to phi m sin omega t. Similarly, the flux produced by the second coil is phi m sin omega t minus 120 degree. It should be displaced by 120 degree from the first one. And the third flux is phi 3, that is phi m sin omega t plus 120 डिग्री और माइनस 240 डिग्री, राइट। ये थ्री फेज का तीनों कॉइल्स के हेल्प से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो फ्लक्स तीनों ही एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट है, डिस्प्लेस्ड है 120 डिग्री से। If we create the phasor of these three fluxes, the phasor will look like this. We have phi 1 on the reference axis with the 0 degree, ठीक है, ये हमारा है phi 1। phi 2 की बात करें तो phi 2 is displaced by 120 degree from phi 1, so this is the phi 2 flux, and the third one is here, this is the phi 3, right? All are apart from 120 degree. So angles इन सब के देख लेते हैं कितने कितने एंगल्स होने चाहिए। So this angle should be equals to 30 degree, right? Similarly this one will also be 30 degree, and here this angle should be 60 and this angle also 60 degree, ठीक है, ये सारे हमारे एंगल्स हैं। In the similar way we have three windings which are displaced from one another by 120 degree, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले उसका जो डायग्राम है वो क्रिएट करेंगे। So this is the diagram of here is the center point, and this is axis of phase A or phase 1, this is the axis of phase 2, and this is the axis of phase 3. These are the three phases, all are displaced by 120 degree, right? And here are the conductors, हर एक कॉइल के जो दो कंडक्टर्स हैं, this is
1 dash, current entering from here, leaving from here. This cross sign represents the current entering point. So here is the current entering from here and here it is leaving. So this is for phase 1. phase 2 के जो conductors हैं will be here. This is 2 and here 2 dash. For the third one we have, this is 3 and this is 3 dash, right? So here we have 3 phases and 3 coils. With the help of these 3 coils we have produced 3 magnetic fluxes which are displaced from one another by 120 degree. Now we have to resolve the components of flux by horizontal axis and vertical axis. So horizontally and vertically हम इनको resolve करेंगे. Resolve करने के लिए हम सबसे पहले calculate कर लेते हैं the resultant flux, the resultant horizontal component of flux. So horizontally तीनों fluxes को resolve करेंगे. So we are going to calculate phi h. What will be phi h? Phi h के लिए जो phi 1 है that will remain the same. This is phi 1. उसके बाद जो phi 2 है, phi 2 को जब horizontal axis पे लाएंगे तो it makes 60 degree angle here and opposite side में जब आप इसको ले जाओगे तो it will become minus. It will be minus phi 2 cos 60 degree. Similarly for phi 3 को जब आप यहाँ पर resolve करते हैं तो it makes an angle of 60 degree and in opposite side it will also be negative, so it is minus of phi 3 cos 60 degree. So this becomes phi 1 minus of phi 2 plus phi 3 cos 60 degree, right? इसको cos 60 होता है 1/2, तो phi 1 minus 1/2 of phi 2 plus phi 3. And let's put the values of phi 1, phi 2 and phi 3 here. Phi 1 we have phi m sin omega t minus 1/2 phi m sin omega t minus 120 degree plus phi m sin omega t plus 120 degree. ठीक है, हमने सभी वैल्यूज को पुट कर दिया. फर्दर इसको सॉल्व करेंगे. वी हैव phi m sin omega t माइनस, अंदर से phi m को बाहर ले लेते हैं तो phi m by 2 हो गया. अंदर बचता है हमारे पास sin a प्लस sin b. sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगाएंगे तो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगाने के बाद हमें अंदर मिलेगा सॉल्व करके sin omega t cos 120 डिग्री माइनस cos omega t sin 120 डिग्री. तो ये sin a माइनस b का फॉर्मूला हो गया sin a cos b माइनस cos a sin b, राइट. सिमिलरली sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे. sin a प्लस b होता है sin a cos b प्लस cos a sin b. तो sin omega t cos 120 डिग्री प्लस cos omega t sin 120 डिग्री. ठीक है. Then further simplify this. We have sin omega t cos 120, sin omega t cos 120 and cos omega t sin 120, cos omega t sin 120. तो इससे ये कैंसिल हो गया. हमें मिलता है phi m sin omega t minus phi m by 2. अंदर है हमारे पास twice of sin omega t cos 120 डिग्री. ठीक है. 2 से 2 कैंसिल हो गया. यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल होने के बाद जो cos 120 है, cos 120 is equals to minus 1/2. We get phi m sin omega t minus phi m by 2 sin omega t into minus 1/2. ठीक है. And finally we got, इसको सॉल्व करेंगे. 2 से 2 कैंसिल हो गया. यहाँ बचता है phi m sin omega t माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया. तो वी गॉट phi m sin omega t प्लस 1/2 phi m sin omega t and this is 1 plus 1/2, that is 3/2 phi m sin omega t. This is phi h. ठीक है.
phi h का वैल्यू हमें मिल गया है 3/2 of phi m sin omega t. Similarly, we'll calculate the resultant vertical component. Resultant vertical component of flux. ठीक है, तो phi v कैलकुलेट करेंगे. phi v के लिए phi 1 हो जाएगा 0. Then we have phi 2 here. Phi 2 makes 30 angle with this vertical axis, and in opposite side it will be the minus sign. So we got minus of phi 2 cos 30 degree. Similarly, phi 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे. phi 3 भी हमारा 30 डिग्री एंगल बनाता है, तो that will be positive. So plus phi 3 cos 30 डिग्री. ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं. cos 30 को अगर यहाँ से बाहर निकालें तो we got phi 3 minus phi 2. वैल्यूज को पुट कर लेते हैं phi 2 और phi 3 की. हमारे पास है phi 2 as phi m sin omega t minus 120 डिग्री plus phi m sin omega t plus 120 डिग्री. ठीक है, cos 30 होता है √3/2. तो cos 30 की वैल्यू पुट कर दी. अंदर से हमने phi m को कॉमन निकाल लिया. phi m को कॉमन लेने के बाद हमारे पास है sin a minus b. माइनस साइन को यहाँ पे हमने अलग किया है, तो sin a minus b का फॉर्मूला लगाएंगे. अगेन वी गॉट sin omega t cos 120 माइनस cos omega t sin 120. ठीक है, देन वी हैव प्लस sin a प्लस b. sin a प्लस b होता है sin omega t cos 120 डिग्री प्लस cos omega t sin 120 डिग्री. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया. सॉल्व करने के बाद इसमें हम देखते हैं कि जो अपोजिट साइंस वाले हैं उनको हम कैंसिल करेंगे. अंदर माइनस अगर जाता है तो ये बन जाता है माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस 120. ये है प्लस का साइन ओमेगा टी कॉस 120, तो इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. हमें बचता है 3/2 phi m ट्वाइस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी हमारे पास प्लस का है, तो ट्वाइस ऑफ कॉस ओमेगा टी साइन 120. ठीक है, साइन 120 भी होता है √3/2. तो √3/2 phi m 2 into √3/2 cos omega t. ठीक है, दिस विल गिव यू 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास 3/2 phi m cos omega t. ठीक है, ये हमारे पास आ गया वर्टिकल कंपोनेंट. दिस इज phi v. राइट, नाउ the resultant flux. What will be the resultant flux in this case? Resultant flux phi r will be equals to square root of phi h square plus phi v square. ठीक है, इस डायग्राम में आप देखते हैं, इस डायग्राम में हमने सबसे पहले phi h निकाला, फिर phi v निकाला, और जो रिजल्टेंट होगा this will be the resultant phi r. So we are going to calculate this phi r here. So this phi r is equals to square root of 3/2 of phi m sin omega t का होल स्क्वायर प्लस 3/2 of phi m cos omega 2 का होल स्क्वायर, ओमेगा टी का होल स्क्वायर. सो अंदर से अगर हम कॉमन निकालें 3/2 ऑफ phi m को, तो 3/2 ऑफ phi m का स्क्वायर कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, तो इट विल बिकम 3/2 ऑफ phi m. अंदर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होता है 1. 1 का स्क्वायर रूट विल बी 1. सो वी विल गेट 3/2 ऑफ phi m, और the resultant flux phi r will be equals to 3/2 of phi m. ठीक है, ये मिलता है हमें resultant flux. So on the phasor diagram we can represent it as this is phi h, this is phi v, and this is the resultant phi r making an angle with theta, right? So tan theta will be equals to phi v upon phi h. That will give you 3/2 of phi m cos omega t upon
3/2 of phi m sin ओमेगा t। 3/2 phi m से 3/2 phi m कैंसिल हो गया, यहाँ मिला हमें cot ओमेगा t, that will also equals to 10 pi/2 minus omega t, right? So we got tan theta is equals to 10 pi/2 minus of omega t, और 10 से 10 कैंसिल हो गया, हमें मिलेगा थीटा इज इक्वल्स टू pi/2 minus of omega t. So what we have observed from here, from this resultant flux, we see कि जो resultant flux है वो constant है, right? It does not depend on any variable quantity, and this resultant flux is equals to 3/2 times of the maximum flux, right? Also यहाँ से जो हमें थीटा का वैल्यू मिला है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस ओमेगा टी, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, ये टाइम के ऊपर डिपेंड है। कैसे? अगर आप एक केस कंसीडर करें जब आपका वैल्यू ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0 है, अगर ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 है तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री करस्पॉन्डिंग टू द पोजीशन ए, राइट? सिमिलरली सेकंड पॉइंट अगर आप कंसीडर करते हैं व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा will be equals to 0 degree corresponding to the position B. Third case is at omega t is equals to 180 degree, so theta will become equals to minus 180 degree corresponding to the position of C. And the fourth one is at omega t is equals to 270 degree, we get theta is equals to minus 180 degree. Okay, this was minus 90, not 180. minus 90 डिग्री एंड माइनस 180 डिग्री करस्पॉन्डिंग टू द पोजीशन डी। तो हमें क्या दिखाई देता है यहाँ पर? ये दिखाई देता है कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो स्पेस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करता है। किस तरह से रोटेट करता है? जब आपका ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0 है तो आपको थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मिल रही है, यानी कि रिजल्टेंट फ्लक्स आपका कहां पर होगा? यहाँ पर होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस इज योर phi a. Similarly, when you get omega t is equals to 90 degree, you get the rotation in the clockwise direction here as phi b. When we have omega t is equals to 180 degree in space, you get theta as minus 90 as with respect to C, so this is your theta C. And when you get omega t is 270, then you get theta is minus 180, so here you get minus 180 phi d. So in this clockwise rotation, your resultant flux is rotating. Everywhere you have 3/2 of phi m, 3/2 of phi m, 3/2 of phi m, and 3/2 of phi m, right? So this is how the position of this resultant flux is rotating. And chunki we have omega equals to 2 pi f, that is angular frequency, and also with the relation ns is equals to 120 f upon p, from here we get f is equals to ns into p upon 120, ठीक है? तो with this speed आपका frequency change होता है और with this frequency आपका omega change होता है, यानी कि ये जो मूवमेंट है, रोटेशन है रिजल्टेंट फ्लक्स का, वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? दैट इज विद रेस्पेक्ट टू द सिंक्रोनस स्पीड, राइट? तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकल रहे हैं हमारे, आफ्टर डूइंग ऑल दिस डिस्कशन, ऑल दिस मैथमेटिकल डेरिवेशन, व्हाट आर द कंक्लूजन्स हियर? द फर्स्ट कंक्लूजन इज दैट कि जो थ्री फेज करंट है, थ्री फेज सप्लाई का, उससे एक रिजल्टेंट फ्लक्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का डेवलप होता है एयर गैप में, जिसका मैग्नीट्यूड हर एक इंस्टेंट पर है 3/2 ऑफ phi m. दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन. दूसरा कंक्लूजन है द रिजल्टेंट फ्लक्स इज आल्सो रोटेटिंग इन नेचर. जस्ट वी हैव सीन द रिजल्टेंट फ्लक्स इज आल्सो रोटेटिंग विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. हर एक बार ये रोटेट हो रहा है, जैसे जैसे अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर रहे हैं उसी के हिसाब से ये रोटेट हो रहा है. तो दिस इज आल्सो रोटेटिंग इन नेचर एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो सेम एज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सप्लाई करंट की जो एंगुलर स्पीड है बिल्कुल उसी तरह से ये भी रोटेट हो रहा है, राइट? एंड द रिजल्टेंट गैप फ्लक्स रोटेट्स विद द सिंक्रोनस स्पीड. ये हमने अभी जस्ट यहाँ पर देखा कि आप देखते हैं जो ओमेगा है that is ultimately depends upon this ns because p is constant, 120 is constant, 2f is constant, so everything is depending upon this synchronous speed. तो synchronous speed पर आपका ये रोटेटिंग जो रिजल्टेंट फ्लक्स है ये डिपेंड करता है.
Third conclusion is that the direction of rotation of resultant flux in air gap depends upon the phase sequence. Naturally, the phase sequence plays the important role here, because earlier what we have assumed here that the phase sequence is 1 2 3. हमने 1 2 3 phase sequence लिया है. So depending upon this 1 2 3 phase sequence, what we have observed that the sequence of this rotation is as phi A, phi B, phi C, phi D, and so on. If we change the phase sequence of three-phase supply, this sequence will also be changed. तो यहां से हमने एक जो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला है ns equals to 120 f upon p, where f is the supply frequency and p are the number of poles. ठीक है, आपने यहां पर देखा कि जो ओमेगा है, ओमेगा इक्वल्स टू है 2 पाई f एंड f है हमारा 2 पाई इंटू ns इंटू p अपॉन 120. यहाँ से जो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं उनको हमने देखा कि ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू ns, राइट, एंड ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड एट विच योर फ्लक्स इज रोटेटिंग. दैट मींस यहाँ से एक डेफिनेशन हम क्रिएट कर सकते हैं सिंक्रोनस स्पीड का कि द स्पीड एट विच द रिवॉल्विंग और रोटेटिंग flux rotates is called synchronous speed. ठीक है, जिसको हम ns से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? The value of this synchronous speed depends upon the number of poles and the supply frequency. ठीक है, तो this is how we can explain this synchronous speed. Also, if we have, for an example, number of poles as 6, then synchronous speed will be equals to 120 into 50 upon 6 is equals to 1000 rpm. That means if we have a 6-pole machines with the synchronous speed as 1000 rpm, that means this flux, जो resultant flux है, this will also rotate on this 1000 rpm speed in clockwise direction. ठीक है, if we change the phase sequence, let us say if we change the any two phases, interchange two phases, like we have taken the phase sequence as 1 2 3 right now. ठीक है, अगर हम इसको चेंज करके 1 3 2 कर देते हैं, तो जो रोटेशन है, जो फ्लक्स का रोटेशन है, दैट विल बिकम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये जो डायरेक्शन है जो हमने अभी क्लॉकवाइज देखी है, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, और जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाती है, मशीन की जो डायरेक्शन है वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगी. फॉर नाउ, फॉर 1 2 3 phase sequence, the direction of rotation is in clockwise, and for the phase sequence of 1 3 2, the direction of rotation will be anti-clockwise. That means if we want to change the speed of three-phase induction motor, we just have to change the phase sequence. We just have to interchange two phases, any two phases. If we interchange, the direction of rotation will automatically reverse. ठीक है, तो that is all about this particular video. In this video we have concluded a very important thing here कि three-phase induction motor की जो working है उसमें एक rotating magnetic field with constant magnitude develop होता है, जिससे machine rotate होती है, और वो जो rotation है that is directly depending upon the synchronous speed, right? ये चीज हमने यहाँ से conclude की है. That will be very very helpful when we study the working principle of three-phase induction motor, right? तो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, और साथ ही साथ कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. टिल देन वॉच दिस वीडियो केयरफुली, लर्न द कॉन्सेप्ट, राइट, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.